हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट विद अतुल में। और आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं। आज विविध का कल मैंने जो पढ़ाया था उसका पार्ट कुछ रह गया था, मैं आज उसको पढ़ाऊंगा। और कल बस थोड़ा पार्ट बचा है, जम्मू कश्मीर का है और एक चैप्टर है। बस इसके बाद संविधान पूरा यूपीएसआई जो घटना चक्र की ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। सब जितना मैंने पढ़ाया है उसी से मिलेगा। और आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा भी। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये चीज़ मैंने पढ़ा था। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का विविध पढ़ के आगे जो आगे है, ठीक है। ओके चलिए। राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। देखिए राज्यसभा का जो सदस्य को जो वेतन मिलता है और अन्य लाभ मिलते हैं वो भी वही जो जो लोकसभा के सदस्य को मिलता है वही राज्यसभा को मिलता है। देखिए यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आया है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। देखिए राज्यसभा के सदस्य जो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। एकल भारतीय संविधान को कठोर और नम्र का मिश्रण माना जाता है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्र का मिश्रण माना जाता है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर, अंशतः लचीला संविधान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान क्या है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीलापन। क्वेश्चन पूछ लेता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहत संविधान है। याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बृहत, बृहत मतलब बड़ा, बृहत मतलब बड़ा, क्या है, बड़ा। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश से सबसे लंबा संविधान है। भारत का जो संविधान है दुनिया में किसी भी संप्रभु देश से सबसे लंबा संविधान है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई प्रश्न में। चलिए आगे। 1935 अधिनियम द्वारा 1937 में, आपको कल मैंने बताया था 1935 अधिनियम द्वारा जो है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की थी। ये आपको कल भी बताया था। और वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, ठीक है। और ये किस अधिनियम 1935 अधिनियम में की गई थी, मतलब एक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए स्वतंत्रता पश्चात भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, स्वतंत्रता के पश्चात उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखिए इधर थोड़ा बनाने में पीरियड थोड़ा सा अक्षर इसमें दब गए हैं, लेकिन ये संविधान के, ठीक, अनुच्छेद 124 के तहत की गई। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, देखिए 34 है, कुल संख्या 34, यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा है, कुल संख्या मैं आपको बता दे रहा हूँ 34 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और, ये देखिए और लिखा है, और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, अनुच्छेद देखिए, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल बहुत मेन है, ये बहुत मेन है। ठीक है, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु, ये आयु है, ये जो लिखा है ये आपका आयु लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आयु लिखा, लिखा लेकिन आयु है। ठीक है, ध्यान रखिए, 65 वर्ष है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त की जो आयु है वो 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की 62 वर्ष है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपको फिर इसको समझाता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात, मतलब एक तरह सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार, ये देखिए 220 यहाँ लिखा है, ये अनुच्छेद 220 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 220 लिखा है, ये 220, ये जो अनुच्छेद ये वाली है, अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालय में, जिस उच्च न्यायालय में, मतलब यहाँ पर लिखा देखिए, जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहा हो उसमें नहीं वकालत कर सकते। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? आपको ये चीज़ तो समझ में आई पूरी, मैं इसको आपको समझाता ही हूँ अच्छे से। इसमें कहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। मतलब आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में, कोई भी न्यायालय, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार, यह 220 है के अनुसार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद, मतलब हाई कोर्ट के जो रिटायर न्यायाधीश हैं वो मतलब जब रिटायर हो जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालय, जैसे
अनुच्च न्यायालय का मतलब सीधा बता रहा है वो कि जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहा हो उसमें नहीं। मतलब अगर अन्य उच्च न्यायालय का मतलब अन्य उच्च न्यायालयों का मतलब कि जिस न्यायालय में अगर वो स्थायी न्यायाधीश रहा हो तो उसमें नहीं कर सकते, नहीं वकालत कर सकते हैं। मतलब उसको छोड़ के, जिसमें वो स्थायी न्यायाधीश रहा हो उसको छोड़ के बाकी वकालत कर सकते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, याद रखिएगा। ठीक है, आपको समझा दिए। चलिए आगे चलते हैं। एक एक चीज़ आपको इसीलिए मैं समझाता हूँ कि आप क्लियर हो जाए, आपका एक एक चीज़ दिमाग में बैठ जाए कि क्या ये कह रहा है। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब अनुच्छेद 126 के अनुसार अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई दिक्कत आ जाए या मतलब मान लीजिए तबीयत ही उसकी खराब हो जाए तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। परंतु जो मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच होने वाले जो विवादों का निर्णय भारत के उच्चतम, मतलब अगर केंद्र की कोई और राज्य के बीच में कोई विवाद है तो उस भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करता हो अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, राज्य के किसी भी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है। मूल अधिकार आपको हमने पढ़ा है, मूल अधिकार क्या थे, उस मूल अधिकार से अगर संगत है, उनका अल्पीकरण करता हो तो उसे वो सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को
विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, देखिए जो परामर्श दिया जाता है वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब इसको आपको समझाते हैं। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति की विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, लेकिन न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श, मतलब सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी परामर्श देता है तो वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ और इसी से सब क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए आपको कहता हूँ इसको ध्यान से याद रखिएगा। देश के किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई, देश के किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद, भाई जैसे केसरी नंद वाद और भी वाद हैं, काफ़ी जितनी वादें हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वाद जितनी भी हैं ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। देश के किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद सुनवाई किसी अनियंत्रित स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार, मतलब किसी अनियंत्र स्थान पर, अनियंत्र मतलब किसी अनियंत्रित स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है कि अनियंत्रित स्थान पर किए जाने का निर्देश वही दे सकता है, अधिकार है। और ये अनुच्छेद 139 के तहत आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, देखिए ये करंट इवेंट है, आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, अब इसको मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ये एक करंट बेस क्वेश्चन है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति HL दंतु ने 3 दिसंबर 2014 को सामाजिक न्याय पीठ सोशल जस्टिस बेंच नाम से न्यायालय की एक विशेष पीठ के गठन का निर्णय लिया। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें बात कही गई क्या है, इसमें ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, उस समय जब मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन थे ये HL दंतु, तो ये न्यायमूर्ति ने HL दंतु ने 3 दिसंबर 2014 को सामाजिक न्यायपीठ यानी सोशल जस्टिस बेंच नाम से न्यायालय की एक विशेष पीठ के गठन का निर्णय लिया कि एक सोशल जस्टिस बेंच न्यायालय होगा, ये कहने का मतलब उनका। फिर आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ है। मतलब न्यायिक प्रशासन, जो न्याय जितनी भी न्याय होती हैं, कानूनें जो भी हैं, वो उच्च न्यायालय का उच्चतम स्तंभ होता है। ठीक, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है? 25। 23 मार्च 2013 को केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर की 3 राज्यों, पूर्वोत्तर के कौन कौन राज्य हैं? मेघालय, मेघालय, से मणिपुर, त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरह से ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे? देखिए, प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है, न्यायिक कार्य तो करता ही है, और दूसरी वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। यानी इसीलिए वो दोहरी, मतलब पहला काम तो वो भाई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो वो उसकी वजह से उसको वह न्यायिक कार्य करता है, सबको जो न्याय है उसको सुनाता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है।
फिर द्वितीय जो है वो प्रशासनिक हैसियत से, मतलब एक प्रशासनिक हैसियत से भी कार्य करता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 203 202 3 ख 202 3 ख के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन जो हैं और एवं भत्ते राज्य के संचित निधि यानी समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112 3 घ के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से दिए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये पूछ देगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह देगा आपसे कि अनुच्छेद 112 3 घ के तहत इन्हें पेंशन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, दूसरा स्टेटमेंट। फिर पूछ लेगा आपसे कि ये ए सही है कि ए बी सही है कि बी सही है कि ए और बी दोनों नहीं सही है। तो इसमें आपको एक ही चीज़ करना है, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया क्योंकि वो राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते पाते हैं, लेकिन जो अपना पेंशन जो पाते हैं वो आपके भारत की संचित निधि से पाते हैं, न कि राज्य की संचित निधि से पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट सहित बता रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच पीठ पोर्ट ब्लेयर में है। जिसकी सर्किट बेंच पीठ पोर्ट ब्लेयर में है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर है, जैसे बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। फिर आगे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय हो गया, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। फिर इसके बाद देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक, मतलब अगर कोई भी अंडमान निकोबार में कोई भी सुनवाई या कुछ भी होता है वो जाके कलकत्ता उच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, जिसकी सर्किट बेंच पीठ खंडपीठ जिसे बोलते हैं, आप ये कह सकते हैं पोर्ट ब्लेयर में, मतलब उसकी खंडपीठ बेंच जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। जैसे आपको बता दें, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि आपका हाई कोर्ट इलाहाबाद में मेन, लेकिन उसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। इसी तरह इसकी जो हाई कोर्ट है अंडमान निकोबार की वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है का क्षेत्राधिकार है, मतलब उसका अधिकार है इसके पर। लेकिन उसकी सर्किट बेंच यानी सर्किट बेंच का मतलब सीधा आपका खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। तो वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर है। जैसे आप बॉम्बे उच्च न्यायालय, ये ऐसे वर्तमान में एक से अधिक, मतलब वर्तमान में ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर एक से अधिक लोगों का मतलब प्रदेशों पर अधिकारिता है कि कौन कौन है। बॉम्बे है, देखिए उच्च न्यायालय, इसकी भी अधिकारिता जम्मू कश्मीर की है उच्च न्यायालय की। और फिर इसके बाद आपका आ जाता है कलकत्ता उच्च न्यायालय, फिर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। इनका एक से अधिक मतलब राज्यों में जो भी कि राज्य और केंद्र शासित में अधिकार है। ठीक है, अब चलिए आगे।
देखिए आपको जो मैं अभी बता रहा था वही आ गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल पीठ इलाहाबाद है और एक बेंच लखनऊ में है, जिसे हम खंडपीठ बोलते हैं। ठीक है। संघ और राज्यों या राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। देखिए संघ का और राज्य या राज्यों के बीच के विवादों के निर्णय का, ठीक, संघ का मतलब समझ रहे हैं केंद्र, राज्य का मतलब राज्य समझ रहे हैं आप, और या राज्यों के बीच का विवाद, अगर राज्यों के बीच का विवाद है यानी एक राज्य से दूसरे राज्य का बीच का विवाद का निर्णय प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार कौन सा है, मतलब एकमेव का मतलब एक ही, वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास और किसी के पास नहीं। ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उच्च न्यायालय का राष्ट्रपति 62 वर्ष तक रहता है, लेकिन इसके पूर्व वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र पर पद को त्याग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। ठीक है, देश के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उससे अधिक है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी इसे हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन अनुसूची 2 में बताया गया है। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि वेतन जितनी भी है वो अनुसूची 2 में है, वही आपको दिखा रहा है। ठीक है, आपको मैंने जितना पढ़ाया सब यहीं से मिलेगा आपको, कहीं से आपका ये नहीं है कि कहीं से आपका ना आता। और देखिएगा मैं जो क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको सब इसी से मिल जाएगा। आपको लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत बुक पढ़ के आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। मेरे हिसाब से आपको सिलेक्शन पाना है, न कि आपको ज्ञान लेना है। ज्ञान देखिए आपके पास बहुत टाइम है, आप 10 बार रिवीजन चीज़ों कर चुके, बहुत कुछ कर, तब आप एक बार पढ़ लीजिए, आपका मन करता है। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिए और परीक्षा बाड़ी पढ़ लीजिए, फिनिश। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत भारत और राज्यों की संचित समेकित नीति का गठन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत भारत और राज्यों के संचित एवं समेकित नीति का गठन किया गया है। किसके आर्टिकल है? देखिए आर्टिकल बहुत मेन है, आर्टिकल 266(1). ठीक है, याद रखिए। देखिए आया भी क्वेश्चन है, देखिए। ठीक, आगे सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय संचित निधि का ही हिस्सा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उपबंध है। ठीक है, यूपीएसआई देखिए आया होगा। भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राज्य के लिए विशिष्ट रूप से मान्य है। मतलब भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राज्य के लिए विशिष्ट रूप से मान्य है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये आ गया उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ पर है और उनके क्षेत्राधिकार, मतलब जो आपको बताया था ना कि एक उच्च न्यायालय के कितना क्षेत्राधिकार है, किस किस।
तो चलिए आप भारत के उच्च न्यायालय और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ते हैं। आपको बताए थे कि उच्च न्यायालय है उसका मतलब आपको अभी मतलब बताया कि मतलब उसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है और उसकी खंडपीठ कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद, ये 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्षेत्राधिकार इसका क्या, उत्तर प्रदेश, और मूल पीठ इसकी क्या है, इलाहाबाद, और खंडपीठ क्या है, लखनऊ। देखिए ना, आपको मैंने पढ़ा है। तेलंगाना 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना क्षेत्राधिकार इसका, और मूल पीठ हैदराबाद है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बॉम्बे, इसका स्थापना काल 1862 में, देखिए 1862 में, और महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर एवं हवेली एवं दमन दीव, ये मूल पीठ, इसके मूल पीठ है मुंबई, और इसकी खंडपीठ क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसके क्षेत्र फैले हैं, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कलकत्ता 1862 में, देखिए बॉम्बे और कलकत्ता दोनों का स्थापना 1862 है। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप इसका क्षेत्र अधिकार है, और मूल पीठ कलकत्ता है, और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ 2000 में इसकी स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्राधिकार है, और मूल पीठ बिलासपुर है, इसका खंडपीठ कोई नहीं है। ठीक है, दिल्ली 1966 में स्थापना हुई। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसका क्षेत्राधिकार है, और मूल पीठ इसकी दिल्ली है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। ठीक है, आगे गुवाहाटी 1948 में, असम, नागपुर असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा ये क्षेत्राधिकार है इसके, और मूल पीठ इसकी गुवाहाटी है, यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है। ठीक, और इसका खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। गुजरात 1960 में स्थापना हुई। गुजरात इसका मतलब क्षेत्राधिकार है, और अहमदाबाद इसकी मूल पीठ है, इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। हिमाचल प्रदेश 1971 में स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्राधिकार है, और शिमला इसकी मूल पीठ है, और इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। जम्मू कश्मीर 1928 में स्थापना हुई। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके क्षेत्राधिकार है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर ये इसके मूल पीठ है, और खंडपीठ कोई नहीं है। झारखंड 2000 में स्थापना हुई। झारखंड क्षेत्राधिकार है। रांची इसका मूल पीठ है। ठीक, कर्नाटक 1884 में स्थापना हुई। कर्नाटक इसका क्षेत्राधिकार है, और बेंगलुरु इसकी मूल पीठ है। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ। केरल 1956 में इसकी स्थापना हुई। केरल और लक्षद्वीप इसके क्षेत्राधिकार हैं, और एर्नाकुलम मूल पीठ है। ठीक है, मध्य प्रदेश 1936 में मध्य प्रदेश क्षेत्राधिकार है। जबलपुर मूल पीठ है, और ग्वालियर और इंदौर इसकी खंडपीठ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मद्रास 1862 में। ठीक, तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके क्षेत्राधिकार है। चेन्नई इसकी मूल पीठ है। मदुरई इसकी क्या है, खंडपीठ है। देखिए मद्रास हो गया, आपको बताता हूँ, मद्रास 1862 में, और आपका बॉम्बे और कलकत्ता ये एक ही देश था, मतलब
स्थापना हुई थी इनकी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे आपको याद रहेगा। उड़ीसा 1948 में उड़ीसा क्षेत्राधिकार है, कटक मूलपीठ है। पटना 1916 में बिहार इसकी क्षेत्राधिकार है, पटना मूलपीठ है। पंजाब एवं हरियाणा 1947 में स्थापना हुई, क्षेत्राधिकार पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और मूलपीठ चंडीगढ़ है। राजस्थान 1949 में स्थापना हुई, राजस्थान क्षेत्राधिकार है और जोधपुर मूलपीठ है और जयपुर खंडपीठ है इसका। ठीक है, आगे सिक्किम 1975 में स्थापना हुई, सिक्किम इसका क्षेत्राधिकार है और गंगटोक मूलपीठ है। उत्तराखंड 2000 में इसकी स्थापना हुई, उत्तराखंड, और इसकी मूलपीठ नैनीताल है। मणिपुर 2013 में, मेघालय 2013 में, त्रिपुरा 2013 में। देखिए ये अभी पढ़ के भी आए थे, ये इनका मणिपुर का 2013 में स्थापना हुई, और ये देखिए मणिपुर इसकी क्षेत्राधिकार है, इम्फाल मूलपीठ है। और मेघालय 2013 में, मेघालय क्षेत्राधिकार है, शिमला मूलपीठ है। त्रिपुरा 2013 में, त्रिपुरा क्षेत्राधिकार है, अगरतला मूलपीठ है। आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश क्षेत्राधिकार है, अमरावती, ये अमरावती मूलपीठ है। ठीक है, तो ये पूरे आपको मैंने बता दिए, ये भारत की उच्च न्यायालय उनके क्षेत्राधिकार थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से संस्थापित किया गया है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है ये? संवैधानिक निकाय, जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करना, जो मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रदान किया गया है, तो किस उद्देश्य से किया गया ये बता रहा है कि उनके शोषण, अनुसूचित जातियों के खिलाफ शोषण उपायों का प्रदान करने, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में आया है। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसे हम युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? 352। ठीक है, आगे संविधान के अनुच्छेद 352 से 6 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल के संकल्प को संसद के दोनों सदनों द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, कुल सदस्य संख्या जितने हों के बहुमत द्वारा, तथा आगे पढ़ते हैं, उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम, उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकेगा। यूपीएससी परीक्षा क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे, अब 352 आपने पढ़ा, अब 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति
यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे हैं। और आर्टिकल 356 है। ठीक है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए, तो संसद को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है संसद को। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावशील रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावशील रहता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन का मतलब शासन के द्वारा कानून बनाया गया जो है वो राष्ट्रपति शासन के बाद भी में प्रभाव में रहता है, परंतु राज्य विधायिका उन कानून में संशोधन कर सकती है। राज्य की जो विधायिका है, राज्य की विधायिका जो है उस कानून में संशोधन कर सकती है या पुनः पारित कर सकती है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति संविधान के 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। ये देखिए क्वेश्चन सभी PSI के हैं। ठीक है, और किसी दिन मैं आपको बता दूं सिलेबस पे और क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का जो है अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है, सॉरी। किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो उस राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे से उसी को पता होगा जो अच्छे से पढ़ा होगा। किसी राज्य का जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसका जो राज्य का बजट है वो कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए UPSI क्वेश्चन आया है भाई। अब वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। ठीक है, क्लियर? आपको समझाता हूँ इसको क्या कह रहा है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र किसी भी भाग के वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। ठीक है, मतलब कि आपका भारत में हो या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व का संकट अवसर की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये राष्ट्रीय आपातकाल 352
अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तथा अनुच्छेद 366 वित्तीय आपातकाल वर्णित है, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकार का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। मतलब 44वें संविधान 1978 के पश्चात के बाद अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20-21 छोड़ के और किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर देता है कि ये 20-21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है वो। ठीक है, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ध्यान रखिएगा, 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों, संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदन का मतलब समझे, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, अब ये हम पढ़ा के गए हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें थी, कहाँ से कौन संविधान से किस देश से क्या चीज़ लिया गया, सब हमने कल पढ़ाया था आपको। ठीक है, भारतीय संविधान के 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। तो पहला क्या है, साधारण बहुमत द्वारा। देख लेते हैं साधारण बहुमत द्वारा क्या है, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। याद रखिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए इसका। कह रहा है संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती हैं। इस प्रकार के संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ठीक है, इस प्रकार के संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ठीक है, जो साधारण यथा राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषद को गठित करने या समाप्त करने। ठीक, या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दिए कहाँ कौन कौन से किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल विशेष। अब देखिए विशेष बहुमत द्वारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट देखिए सब है, लेकिन इसको विशेष ध्यान रखिएगा। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी 2/3, इसे हम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत जो है इसके लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आता है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन से।
ठीक है, विशेष बहुमत राज्यों के अनुमोदन से संविधान में। ठीक है, संविधान में क्या है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यह था राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए, आपको बताया ना, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ, मतलब आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का गठन तथा क्षेत्राधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और आगे देखते हैं, प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, मतलब संविधान में जो 7वीं अनुसूची में उसमें प्रविष्टि। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में, दोनों सदनों में अगर असहमत पैदा हो जाए उनकी स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि विचार जो है वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाए, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर, अगर संविधान संशोधन के विचार पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेख है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में, आप उसमें पढ़े नहीं थे कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का जो है 5वीं अनुसूची में उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 का एवं 31 का तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि कुछ राज्यों में कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानून को चुनौती न दी जा सके। ठीक है, कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों का संरक्षण हेतु बनाए गए और भूमि सुधार कानून को चुनौती न दी जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो है निर्वाचित होते हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय मतलब कर दिया जाता है। संविधान का 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
ठीक है। अब देखिए जितने भी चीज़ें आ रही हैं संशोधन आ रहा है कि कौन संशोधन किस कौन सा संशोधन किस कौन सा संशोधन कौन सा क्रम है। जैसे संविधान का 86वां संशोधन, 31वां संशोधन में कौन सा है, इस तरह से। ठीक है, तो निःशुल्क देखिए संविधान का 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इस हेतु मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 का सृजन किया गया है। राजनीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को पूर्णतः परिवर्तित किया गया और मूल कर्तव्य के एक नया खंड 51 का ए की जोड़ा गया। ठीक, अब आते हैं अगला संशोधन में। ये सब इम्पोर्टेंट संशोधन है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बार बार पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन 92 संशोधन 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई जाती है। यूपी से देखिए इसमें 91 संविधान संशोधन नियम 2003 91 द्वारा परिवर्तन किया गया है इसमें। ठीक है, परिवर्तन किया गया है। 91 संविधान संशोधन नियम 2003 का प्रमुख उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र राज्यों के बीच मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना है, जो मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आता ही है। और इसमें ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं बता दूँ कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो जितने कुल जो भी उनके होंगे मंत्री उसके 15%, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे। उन्नासीवें संविधान संशोधन 1999 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आज आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2001 में जनसंख्या संबंधी आंकड़े लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का आधार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1976 में वे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधान में परिवर्तन और परिवर्धन किया गया। ये ऐसा संशोधन है 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें बहुत से परिवर्तन और परिवर्धन किए गए तथा अनेक प्रावधान जोड़े भी गए हैं, याद रखिएगा। आपको मैंने पढ़ाया है, जिसमें आपका देखिए पंथ निष्पेक्ष, अखंडता ये जोड़ा गया, आपका एक और आपके हैं, इसमें बहुत काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बहुत परिवर्तन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। और इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहते हैं, इस संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को लघु, देखिए अभी मैं बता ही रहा था कि आ ही गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 12 जनवरी 2012 को भारत के संविधान में 97वां संशोधन अधिसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, जिसे हम गुड्स सेल टैक्स अर्थात माल विक्रय कर संबंधित
है। 101वां संविधान। अब बहुत बार यूपीएसआई में भी, यूपी पुलिस में भी, दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। और 103, और अभी हाल ही में जेल वार्डन का पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था। जीएसटी से खासकर बहुत क्वेश्चन आए थे। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समान वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% हेतु आरक्षण, कितना 10% आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची के प्रमुख विषय हैं। कौन कौन विषय हैं देख लीजिए। रेलवे, परमाणु ऊर्जा, खनिज संसाधन, डाकघर बचत, संघ डाकघर बचत बैंक, संघ सूची के विषय। ध्यान रखिए, देखिए यूपीएसआई में आया है, खासकर सब क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई में। कृषि आय, देखिए कृषि आय पर कर राज सूची का एक हिस्सा है कृषि आय। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। रेलवे संघ सूची का विषय है, देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए वही चीज, डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है। ठीक, पथकर राज सूची का विषय, पथकर। बीमा संघ सूची का विषय है। वन, पशु और पक्षी की सुरक्षा और वन समवर्ती सूची का मतलब, समवर्ती सूची की मतलब समझ गए ना, राज्य और संघ दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्तंभ संघ सूची का विषय, प्रकाश स्तंभ, इसके अधीन प्रकाश पोत परिवहन, वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये लेकिन प्रकाश स्तंभ संघ सूची का विषय है। दिवालियापन, ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, ये क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। और शेयर और वायदा बाजार रेलवे संघ सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि आय पर राज्य सूची का विषय, देखिए कई बार वही क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई में खासकर, इसीलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि ये जितने भी इसमें लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट ही हैं। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में रखा गया है। खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार का क्षेत्र समवर्ती सूची में है। ठीक, तो चलिए बस आज विविध जो था वो पूरा ख़त्म हो गया। अब 2 टॉपिक और हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इनको मैं कल पढ़ा दूंगा और इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा संविधान के, उन क्वेश्चनों को आप देखिएगा, करिएगा। देखिए आपको सब क्वेश्चन आएगा उससे बहुत। और जो क्वेश्चन मान लीजिए आपका इसमें नहीं भी मिला तो वो क्या है कि आपको उस ऑब्जेक्टिव के द्वारा तैयार हो जाएगा। यही तो फ़ायदा होता है ऑब्जेक्टिव, पहले थ्योरी पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए तो कुछ नए क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही। अब आगे कल जो बचा है उसको पूरा करेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोविड काल में बहुत ही दिक्कत है, भारत इस दौर से गुजर रहा है। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके जो बनाता हूँ उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि और भी मैं कुछ कर सकूँ। तो इसलिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।
जय भारत, नमस्कार।